हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करा था इस टॉपिक को, एस्चुरिन वेटलैंड इकोसिस्टम। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दे दिया था। एक बार के लिए अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पर हम लोग कुछ ये वाली इमेज लेकर चल रहे थे। यस, अच्छे से याद है। ये एस्चुरी है। एस्चुरी को अगर आराम से एक बार के लिए जैद श्रेया अगर हम लोग समझें तो हमें क्या समझ में आता है, हमें बेसिकली उससे ये नॉलेज मिलती है। एक सेकेंड, इसकी पिक्चर को एडजस्ट कर दूँ। हाँ, एस्चुरीज से हमें ये नॉलेज मिलती है कि देखो, कोई एक नदी है जो कि पीछे से चली आ रही थी, उसके अंदर फ्रेश वाटर सोर्स होगा, ये यहाँ पर जाकर सी के साथ मर्ज होती है, सी के साथ टकराती है, एंड फिर इसका जो कॉम्पोजिशन है डेफिनेटली ये रिवर माउथ, ये इसको रिवर माउथ कहते हैं, हमने पढ़ा था। और ये इसका कॉम्पोजिशन सॉल्टी वाटर कॉम्पोजिशन हो जाता होगा। और इस रास्ते में भी ये यहाँ पर जब ये आई है, जहाँ पर इसने डेल्टा वगैरह फॉर्म कर रखा है, पूरा का पूरा सेडिमेंटेशन को लाकर पटका है, ये भी हिस्सा काफ़ी हद तक सॉल्टी कंटेंट वाला हिस्सा होता होगा, जिसके अंदर जो नमकीलापन है और जिसको हम लोग कहते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन, वो बढ़ जाता होगा, राइट। तो एक बार के लिए बस मैं डेफिनेशन को सिर्फ इतना ही रिकॉल करना चाहूँगा यहाँ पर कि एस्चुरी एक ऐसी प्लेस होती है, ऐसी जगह होती है इकोसिस्टम के अंदर, जहाँ पर कोई भी एक जो रिवर है या जो वो स्ट्रीम है, इट ओपन्स इनटू द सी। कुल मिलाकर अगर हम लोग इसको कहें तो इट इज़ द माउथ ऑफ द रिवर। इसमें तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पर जो है, जो सॉल्ट कंटेंट है, सैलिनिटी वेरी करती है 0 to 35 ppt पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है, सॉरी पार्ट्स पर 1000, नॉट ट्रिलियन, ट्रिलियन तो बहुत ज़्यादा हो गया, पार्ट्स पर 1000। और ये सारी भी चीज़ें ना आप लोग लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन, ये इस तरीके के क्वेश्चंस ना यूपीएससी बढ़ रहा है इनकी तरफ थोड़ा सा। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, यूपीएससी थोड़ा सा डीप में जाके डिग इन करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। लोग सिर्फ एक ही सोर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, शंकर आईएएस की बुक, अब उससे कुछ भी नहीं आता है। एक ज़माना था जब आता था, अब नहीं आता। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में ना दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो एस्चुरीज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ये जो एस्चुरीज़ की इम्पोर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है ना, अब यूपीएससी बिल्कुल हिचकेगा नहीं। जैद जीएस पेपर 3 के अंदर आपने देखा है ना जैद श्रेया, मैंने आपको प्रीवियस ईयर कभी कभार कुछ चीज़ें दिखाई हैं, कुछ लेक्चर्स में आपने देखा होगा। जीएस पेपर 3 की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिक, जहाँ पर साइंस भी है, एनवायरनमेंट भी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है। यानी कि अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो मैं उसको ज्योग्राफी का रूप बोल सकता हूँ, साइंस है, और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है। वो बहुत बेसिक जैद कंसेप्ट पूछकर मेंस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से पूछने लगा है ना। और बच्चों को इसलिए नहीं पता क्योंकि वो इतना छोटा कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए उनका माइंड रेडी ही नहीं है ना ऐसा। अब ये क्वेश्चन जो है ना श्रेया, आराम से मीन्स ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है ये। डिफाइन एस्चुरीज एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्चुरीज, ठीक है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना, हम जैसे आंसर राइटिंग करते हैं तो वैसे ही हमें बाइफरकेट करनी चाहिए। एक तो है इसकी इम्पोर्टेंस पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से, और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस है आर्थिक व्यवस्था की पर्सपेक्टिव से। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। हालांकि आपको पता होगा, मैं अक्सर ये चीज़ बोलता रहता हूँ बिस्में जैद के, ये जो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज़ का, उसका डायरेक्ट लिंक होता है श्रेया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साथ, एंड सिमिलरली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव का डायरेक्ट लिंक होता है पर्यावरण के साथ। हम लोग इकोनॉमिक्स में भी ये चीज़ पढ़ते हैं ना श्रेया, आपने ग्रीन इकॉनमी वगैरह ये सब जितने भी कंसेप्ट सुने होंगे कि अगर हम लोग जीडीपी को सीक कर रहे हैं तो कितना एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, उसका जो कॉस्ट है, एवरी पेनी वी हैव टू पे, किसी ना किसी और अदर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। इसी से वो कंसेप्ट आता है ना कि एक पेड़ काटो तो 2 लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों को ग्रो होने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन इंसान जैसे स्पीड से काट रहा है वो स्पीड काफ़ी तेज़ है ना। तो रीजुबिनेशन जो साइकिल है वो बिगड़ सकती है। खैर, एस्चुरीज की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी क्या है? नंबर 1,
जो एस्चुरीज है ना, एस्चुरीज भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, हमने देखा था। अगर हम एस्चुरीज के पर्सपेक्टिव से वेटलैंड्स की तरफ जाएं, कोस्टल वेटलैंड्स की तरफ जाएं, तो राइटर हमें ये बता रहा है एस्चुरीज जो होते हैं, एस्चुरीज जो होती है वो सबसे प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज़ होती है पूरी दुनिया के अंदर। ये अपने आप में ज़ैद एक फैक्ट है। एंड श्रेया, आपको पता है कि फैक्ट के साथ क्या करना होता है? स्टिकी नोट्स में ये वाली लाइन आ जानी चाहिए कि एस्चुरीज दुनिया के, छोटी मोटी लाइन भी नहीं है, अभी बताता हूँ मैं पूरा इसको। दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव, आगे पीछे सब छोड़ो, यहाँ पर आओ, मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड। ये चीज़ ज्योग्राफी की बुक भी नहीं बताती है हमें, क्योंकि एस्चुरीज का टॉपिक वहाँ पर ज़्यादा आपको पता ही है, सिर्फ एक वर्ड के तौर पर मेंशन होता है, इतना कोई डिटेल डिस्कशन तो होता नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था श्रेया, ज्योग्राफी, साइंस और एनवायरनमेंट साथ में ही चलते हैं, ठीक है। जो एस्चुरीज हैं, कोस्टल वेटलैंड्स, दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव, दे आर मोर प्रोडक्टिव देन वेटलैंड्स। अब यहाँ पर बात हो रही है स्पेशली कोस्टल वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, चैप्टर ही हमारा वही है, अभी हम देखेंगे कौन कौन से तरह के क्या क्या वेटलैंड्स होते हैं। लेकिन कोस्टल वेटलैंड्स, नाम से ही क्या पता लग रहा है श्रेया, कहाँ पर होंगे ये वाले वेटलैंड्स? कोस्टल रीजन के अंदर। एंड कोस्टल रीजन कब होता है? जब एक देश का जो या किसी भी रीजन का जो एक लैंड होता है वो किसके साथ टच हो रहा होता है? सी के साथ, वाटर बॉडी के साथ, जो कि स्टार्टिंग होती है सी से, है ना। एंड श्रेया, मुझे रिकॉल करने के लिए ज़रा एक चीज़ बता दो, गलत हो गए तो कोई बात नहीं, आई सपोर्ट यू। सी और ओशन में क्या डिफरेंस होता है? वैसे तो देखो टेक्निकली ऐसा कोई डिफाइन नहीं करा जा सकता, लेकिन फिर भी एक सहूलियत के लिए जो जोग्राफर्स डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, लॉजिकली, इलॉजिकली जो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं सी और ओशन के बीच में क्या डिफरेंस है? और हाँ, होता ही नहीं है चारों तरफ, वाटर वाटर एवरीवेयर, देयर इज़ नो लैंड, है ना, आसपास कुछ नहीं देखता। लेकिन सी में एटलीस्ट आपको एक जो साइट होती है, नज़रें होती हैं, वहाँ पर एक साइड से कहीं ना कहीं पर लैंड विजिबल होता है, ठीक है। अब अगर एस्चुरीज जो हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, कोस्टल वेटलैंड्स को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वाटर बॉडी वर्ल्ड के अंदर माना गया है, तो भाई इसके पीछे रीज़न क्या है? कुछ तो रीज़न होगा ना। इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से दूसरे रीजन्स बर्थ लेते हैं, वो ये है कि देखो, जो एस्चुरी है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये पीछे से कैसा पानी चला रहा है? ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर, ये नदी वाला फ्रेश वाटर। इस जगह पर जो ये मर्ज हो रहा है, ये कौन सा पानी है? सॉल्टी वाटर। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का संगम है, ठीक है, ये हमें आंखों से दिख रहा है, ओके, ये फोटो इस चीज़ को बयां कर रही है। लेकिन एक बार के लिए अगर हम थोड़ा सा, ये तो हम एरियल व्यू देख रहे हैं, एक बार के लिए अगर हम अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा डीप डिगिंग करके जाएं, तो क्या हम बोल सकते हैं फ्रेश वाटर, ये जो नदी जो चली आ रही है, ये अपने साथ बड़े सारे मरीन एनिमल्स, मरीन प्लांट्स, ये और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैद जू प्लैंटन, फाइटो प्लैंटन, ये अपने साथ लेकर आ रही होगी फ्रेश वाटर। सिमिलरली इस सी में भी, जो कि सॉल्टी वाटर कंटेंट है, यहाँ पर भी अन्य अन्य प्रकार के मरीन एनिमल्स, मरीन प्लांट्स, जू प्लैंटन, फाइटो प्लैंटन, कुल मिलाकर यहाँ पर भी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी, यहाँ पर भी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फॉनल स्पीशीज़ यहाँ पर, फ्लोरल एंड फॉनल स्पीशीज़ यहाँ पर। और यहाँ पर आकर क्या हम ये बोल सकते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के जो भी फ्लोरा एंड फोना होंगे, वो सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम के फ्लोरा एंड फोना के साथ इंटरैक्ट करेंगे। कुछ सरवाइव कर सकेंगे, कुछ सरवाइव नहीं कर सकेंगे, कुछ टॉलरेंट हो जाएंगे, कुछ हैबिचुअल हो जाएंगे, कुछ अपना मैकेनिज्म डेवलप करेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ पर नए इकोसिस्टम में अपने आप को या पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए। बताओ, ये सारी एक्सप्लेनेशन जस्टिफिएबल है, राइट? वापस आओ। अब देखो, एस्चुरीज को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वाटर बॉडी वर्ल्ड के अंदर इसलिए माना जाता है बिकॉज देयर इज मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलीन वाटर रिसोर्सेज इन दिस। जहाँ पर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों के दोनों इकोसिस्टम के वो मिलते हैं। यही चीज़ मैंने अभी आपको बोली ना, डायग्राम से दिखाकर, ठीक है।
यानी कि प्रोडक्टिविटी ना क्या होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। एक फ्रेश वाटर की प्रोडक्टिविटी, एक सॉल्ट वाटर की प्रोडक्टिविटी, अगर ये 1x पे वर्क कर रहा था, ये भी 1x पे वर्क कर रहा था, लेकिन इनकी इंटरमिक्सिंग से अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये प्रोडक्टिविटी 2x पे वर्क करने लगेगी। और दुनिया के अंदर ही इनको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वाटर बॉडी क्यों बोला जाता है, बाकी किसी को क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि बाकी सबका सिर्फ एक ही फ्लो मेंटेन रहता है। इसका कहने का मतलब ये है श्रेया, अगर वो फ्रेश वाटर है ना, फ्रेश वाटर की कोई भी चीज़ हो, जैसे मतलब मान लो वो किसी प्रकार का एक वेटलैंड है, क्रीक है, रिवर है, स्ट्रीम है, कुछ भी है, तो वो पूरी जर्नी के अंदर वो फ्रेश वाटर ही है। अगर वो सॉल्ट वाटर है तो वो अपनी पूरी जर्नी के अंदर वो सॉल्ट वाटर कंटेंट ही है, तो वहाँ पर स्पीशीज़ जो है उनकी डाइवर्सिटी या इतना ज़्यादा कि नई नई स्पीशीज़ आके इंटरेक्ट करें या कुछ भी करें या पुरानी वाले को वाइप आउट करके नई जगह पर अपनी कॉलोनीज़ बसा लें, ये कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे। स्पीशीज़ के अंदर भी ना एक कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है कि कुछ स्पीशीज़ कभी इंट्रोड्यूस करी जाती हैं नए प्रकार के इकोसिस्टम के अंदर, तो बरसों से जो इकोसिस्टम में जो स्पीशीज़ होती है वो उनको वाइप आउट करके वो अपना अड्डा बना लेती हैं वहाँ पर। इसको आपने इनिशियल लेक्चर्स में आई थिंक आपने चैप्टर 1, 2 या 3 में सुन रखा होगा इस चीज़ को। कुछ डोमिनेंट स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज़ कहते हैं उनको, है ना? यस, इन्वेट कर देती हैं वो उस इकोसिस्टम के अंदर। तो बताओ ये चीज़ जस्टिफिएबल हुई, आपको जस्टिफाई लगी कि कैसे ये चीज़ होता है कि एस्चुरीज जो होती हैं दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड, ठीक है? अब मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, हालांकि इस रूल को मैं रिपीट कर चुका हूँ काफ़ी बार, लेकिन वो मैंने एक कंसेप्ट के तौर पर बताया था, लेकिन आज मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। याद रखना जैद, बिस्मे, श्रेया, कभी भी अगर आप ज्योग्राफी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर प्लस साइंस के अंदर, इसमें से टिपिकली अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंट के अंदर, आप कभी भी किसी भी चीज़ की अगर मिक्सिंग को सुनो कि कोई भी चीज़ मिक्स हो रही है ज्योग्राफी के अंदर, फॉर एग्जांपल वार्म करंट और कोल्ड करंट, जब कभी भी दो अपोजिट चीज़ें आपको इन सब्जेक्ट्स में मिक्स होते हुए आए, कोई भी कंसेप्ट आपको लगे, एक बार के लिए साइंस को आप भूल जाओ, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करो, क्योंकि साइंस में हो सकता है अगर आपका दिमाग सॉल्यूशन को सोचने लगे वो एक अलग गेम हो जाता है। पर्यावरण के अंदर और पूरी की पूरी अपने भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, दो कोई भी अपोजिट चीज़ें अगर मिक्स हो रही हैं, कुदरत अगर दो चीज़ों को मर्ज कर रहा है, वार्म करंट कोल्ड करंट को, वार्म एयर को कोल्ड एयर को, ठीक है, फ्रेश वाटर को और सेलिन वाटर को, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि उस इकोसिस्टम की या उस रीजन की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो हमेशा 2x हो जाती है। एंड उसके साथ जो एसोसिएटेड रिसोर्सेज होंगे, या जब मैंने बोली दिया कि प्रोडक्टिविटी 2x हो जाएगी तो रिसोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें उसी के अंदर समा जाएंगी। हमेशा ये याद रखना, इससे क्या होगा कि कभी भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं होंगी, या फिर आपको मेंस के अंदर एकदम से खाली नहीं बैठना पड़ेगा। अगर आपको एक कंसेप्ट पता है कि हाँ हमेशा दो चीज़ अगर मर्ज होती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ही होगी किसी ना किसी चीज़ से। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ओशंस के अंदर, अब एक बात बताओ, जो फिशेस हैं, शार्क हैं, वेल हैं, ऑक्टोपस हैं, इनकी क्या कमी है कि या फिर ये भर भर के मिलते हैं? बताओ, ओशन की बात कर रहा हूँ मैं, अबंडेंट है, काफ़ी भर भर के मिलते हैं, लेकिन ना हर जगह पर क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि इनकी भरमार आपको देखने को मिलेगी, इनकी अबंडेंस आपको देखने को मिलेगी। जिस भी ओशन के अंदर वार्म करंट और कोल्ड करंट का संगम होता है ना, तो इनको बोला जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको क्योंकि सिर्फ वार्म करंट की स्पीशीज देखने को नहीं मिल रही जो कि वार्म वाटर्स के अंदर है, सिर्फ कोल्ड करंट की स्पीशीज देखने को नहीं मिल रही जो कि सिर्फ कोल्ड वाटर्स का पार्ट है, यहाँ पर आपको इनकी मर्जिंग देखने को मिल रही है, तो जो फिशेस की जो डाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा हो जाती है।
एंड इन फिशेस के अंदर जो प्रोटीन की भरमार होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। क्यों? आपको दिख रहा है श्रेया, अगर जो वार्म करंट एंड कोल्ड करंट के संगम से आ रहा है तो यानी कि ये स्पीशीज टॉलरेंट बहुत है अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस को लेकर, तभी तो आ पा रही है। ये चीज़ है। ऐसी जब वार्म करंट और कोल्ड करंट जहाँ पर मिलते हैं ना फिशिंग ग्राउंड्स की, तो चलो बात एक अलग है। अगर एक फिनोमेना समझाऊँ मैं, उस रीजन के अंदर उस एरिया में एक लाइट हाउस की ज़रूरत ज़रूर होती है। वो इसलिए क्योंकि ये फॉगी कंडीशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो सेलर्स होते हैं, जो शिप्स के अंदर जो नेविगेटर्स होते हैं, उनको नेविगेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो लाइट हाउस का फंडा यहाँ पर वर्क करता है ऑटोमेटिकली। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट हाउस किन किन रीजन्स में होती है, तो आप बोलोगे भाई मुझे तो नहीं पता कि किस पर्पज से कहाँ कहाँ बनाया जाता है, लेकिन मैं इतना श्योर शॉट कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं तो वहाँ पे लाइट हाउस पक्का बनता है। एंड इसके बारे में मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि श्रेया ये वाली बात ना मैं ज्योग्राफी के अंदर बहुत डिटेल में इनिशियली, अगर आप देखोगे लेक्चर 6 क्लास वाले, उसमें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। एस्चुरी हैज़ वेरी लिटिल वेव एक्शन। यहाँ पर देखो ना, वेव यहाँ पर कहाँ आएंगी बताओ? ये तो पानी आराम से आ रहा है, ये तो एक मर्जिंग पार्ट है, डेल्टा वगैरह है। यहाँ पर तो कीचड़ कीचड़ हो रखा है ना, वेव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। समुद्र के आसपास भी यहाँ पर तो ये मर्जिंग हो रही है। यहाँ पर अगर हल्की फुल्की वेव हो भी तो ये कोस्टल रीजन ऐसा है कि सारा का सारा कीचड़ वाला रीजन है पूरा का पूरा। ठीक है, वेव एक्शन होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो एस्चुरी में बहुत कम वेव एक्शन होता है, क्योंकि देखो ना सी के अंदर तो वेव एक्शन हो सकता है श्रेया, जैद एक बार को इसमें सी के अंदर तो वेव एक्शन हो सकता है, मानते हैं, लेकिन हम तो बात एस्चुरी की कर रहे हैं ना। और एस्चुरी सिर्फ सी नहीं होता, एस्चुरी सिर्फ रिवर नहीं होता, वो तो इनका मर्जिंग पॉइंट होता है। यानी कि मैं तो इस कीचड़ वाले रीजन को देखूंगा ना, ये वेव अगर आएंगी भी तो पटक के पानी यहाँ गिरेगा। अगर ये एकदम से पानी धड़ाम करके यहाँ गिरता भी है तो ये कीचड़ में ही तो मर्ज होगा, और क्या होगा? ये क्या बिगाड़ लेगा इसका बताओ, है कि नहीं श्रेया? कितनी भी ऊंचा मतलब वेव आ जाए, कैसी भी वेव आ जाए, ये गीला ही तो कर पाएगा इस रीजन को। गीला करने का मतलब है तुम कीचड़ और फैला रहे हो, तुम और ज़्यादा डेल्टा बना रहे हो, कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है इस रीजन का, है कि नहीं? तो एस्चुरी हैज़ वेरी लिटिल वेव एक्शन। तो बेसिकली ये एक काम जगह प्रोवाइड करता है फ्रॉम द ओपन सी। ओपन सी के अंदर तो देखो वेव एक्शन ज़्यादा होते हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो जगह होती है इसको काफ़ी शांत माना जाता है। एंड इट बिकम्स आइडियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ वेरियस एक्वेटिक स्पीशीज। यहाँ पर काफ़ी सारी स्पीशीज़ मिलेंगी, और यही चीज़ मैंने पहली लाइन से आज का लेक्चर इसलिए मैंने पकड़ा कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फ्लोरा एंड फॉना स्पीशीज़ आ रही होंगी जो कि यहाँ से मर्ज कर रही होंगी। समुद्र के बहाव ने अगर यहाँ पर इनको पटका उन स्पीशीज़ को अपने वेव एक्शन की मदद से, यहाँ पर तो वेव एक्शन कुछ है नहीं, तो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा मिल जाएगी। हो सकता है कुछ कुछ छोटी छोटी मछलियाँ हो, तो जो फ्लेमिंगो जैसी चिड़ियाँ हो वो उनको खाने आ रही हों। यहाँ पर हो सकता है छोटे छोटे जो जू प्लैंटन हो, फाइटो प्लैंटन हो, वो मिले, अलग अलग प्रकार की ग्रासेस मिले, कुछ ऐसे स्पीशीज़ मिले जो कि नमकीले पानी से अपने शरीर को टॉलरेंट बना चुके हैं। यानी कि समुद्र के बिल्कुल इस छोर में और जहाँ से नदी आ रही है उसके बहाव के कंपैरिजन में ये जगह काफ़ी शांत है, क्योंकि नदी देख रहे हो श्रेया पीछे से चली आ रही है, तो उसका एक्शन एक प्रकार से तेज हो सकता है कि कोई भी स्पीशीज़ वहाँ पर एक जगह टिक, अगर यहाँ पर भी देखो, मेरा माउस देखो, यहाँ पर कोई टिकी हुई है ना, तो वो कुछ समय के बाद यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर टिकी हुई तो वो कुछ समय के बाद यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन यहाँ से वो धीरे 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 करते करते जा भी पाएगी सी लेवल तक के नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। और समुद्र की कुछ जो स्पीशीज़ होंगी वो वेव एक्शन की मदद से धड़ाम करके यहाँ पर जो वेव्स उठेंगी वो धड़ाम करके उनको इसी रीजन में पटकेगा। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं 100 बात की एक बात, वो इसी एस्चुरी, इसी डेल्टा, इसी रिवर माउथ के रीजन में वो सारी की सारी स्पीशीज और उनकी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली। बट ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आगे द वास्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, समुद्र की साइड पर एक एस्चुरी का जो एक पार्ट बनता है वो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है फॉर द कोस्टल हैबिटेट। किस बात का बैरियर भाई? मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको पता है, सुंदरबंस याद है?
फ़ोटोज़ तो बार बार देखा करो, आप लोग भी सर्च करते वक्त, ठीक है, 100 बार, कोई उसमें शर्म वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा फ़ोटोज़ देखोगे दिमाग की इमेजिनेशन उतनी ही ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी। गानों को तो बहुत इमेजिन कर लेते हो अपने लवी डवी पार्टनर्स के साथ कि हम ऐसे यहाँ मॉलडीव्स में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा ये करेंगे वो करेंगे। इसको भी इमेजिन करके देखा करो कंसेप्ट को। ये देखो समुद्र के साइड में बिल्कुल परफेक्ट फ़ोटो मिली है हमें, बिल्कुल समुद्र के साइड में क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ ये मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर है। अगर ये मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर जितना ज़्यादा वास्ट होगा, जितना ज़्यादा वास्ट होगा समुद्र की साइड में, उतना ही ज़्यादा होगा क्या, अब ये जो पीछे सॉरी, ये जो पीछे हिस्सा है, ये जो आपको ब्लू वाटर दिख रहा है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वेव एक्शन हुआ या टाइडल एक्शन हुआ, ये पानी बड़ी तेज़ी के साथ वेव्स, गशेस ऑफ वेव्स यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन वो शांत कैसे हो जाएंगी, इन पेड़ों से वो टकराएंगी। आम भाषा में अगर हम इनको बोलें, जो ये जो लकड़ियाँ हैं पेड़ों की, इनसे टकराएंगी, अल्टीमेटली इन मैनग्रूव से टकराएंगी। अब क्या होगा, मैनग्रूव्स याद है, अक्सर मैं जब ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक डायग्राम काफ़ी बार यूज़ कर रहा हूँ कि ये बैरियर है ना, आसानी से इसमें कोई भी चीज़ पास नहीं हो सकती। श्रेया याद करो, मैंने बताया था भागते भागते कोई इंसान आया और ये इसमें टकराएगा सबसे पहले आकर। जब ये टकराएगा तो उसकी स्पीड तो कम हो ही जाएगी, बिना ब्रेक की गाड़ी तो हो ही नहीं सकता वो। आपको एक पतली सड़क से गाड़ी निकालनी है, आप कितनी भी अच्छी ड्राइवर हो, गाड़ी तो स्लो करोगे ना, कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थोड़ी ना मोड़ने लग जाओगे एकदम से, है ना। एक्सप्रेस वे और घर की जो बगल में जो गलियाँ होती है उसमें यही तो फ़र्क हो जाता है। ड्राइवर आप दोनों जगह अच्छे हो मान लो, लेकिन वहाँ पर आप स्मूथली गाड़ी चला सकते हो, लेकिन गली में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीड का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और रुकेगी ही कैसे ना कैसे करके स्पीड गली में। ऐसे ही है, समुद्र एक ओपन एक्सप्रेसवे है, यहाँ से सीरीज ऑफ वेव्स ऑफ गशेस और ये जो पूरी वेव्स हैं ये आ रही हैं, लेकिन ये यहाँ पर जाकर ना ध्यान रखेंगी क्योंकि ये गलियाँ हैं, यहाँ से टकराएंगी क्योंकि ये बैरियर है। पानी एज़ कम्पेयर टू जितना खुला वहाँ से पास आउट हो सकता था ना, उतना देखो ये माउस देखो जैद, उतना इन जगहों से, इन स्पेसेस से पास नहीं हो सकता। अब इससे मदद क्या मिलती है, सहायता क्या मिलती है हमें कुदरती रूप से, नेचुरली। हमने तो कोई डैम्स वगैरह कोई बिल्ड करे नहीं, कोई दीवारें तो बनाई नहीं अंबुजा सीमेंट लगाकर। तो ये जो वास्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है सीवर्ड साइड पर एक एस्चुरी के, देखो ये एक एस्चुरी तो हुआ ना, यहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई लैंड हो, उसके बाद ये मैनग्रोव हो, और सामने दिख रहा है समुद्र, तो ये भी तो एक एस्चुरी ही हुआ। ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक एस्चुरी हर एक प्रकार का डेल्टा बनाए भाई, ठीक है, यहाँ पर भी एक डेल्टा ही एक प्रकार से। वो अलग बात है कि पानी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन पानी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर हो, क्योंकि देखो ज़मीन और जो रेतीला पार्ट है जहाँ पर रेत है, श्रेया हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम पैर रखेंगे तो घुटनों तक ही आएंगे यहाँ पर, है ना, काइंड ऑफ, ठीक है। क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि मैनग्रोव बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो होते नहीं है, उनकी जो कोस्ट लाइन होती है वो शैलो कोस्ट लाइन पर लोकेटेड ही होते हैं, है ना, नॉट इन डेप्थ कोस्ट लाइन। तो क्या है यहाँ पर, इट विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर द कोस्टल हैबिटेट। किसके लिए बैरियर एक्ट करेगा, कैसे हमें सहायता मिलेगी, इससे किस चीज़ से सहायता मिलेगी, टू चेक द विंड स्पीड ड्यूरिंग साइक्लोन्स एंड हाई वेलोसिटी लैंडवर्ड विंड्स। एक तो हवाओं का जो रुख होगा, जो ज़मीन की तरफ, मान लो इस तरफ, या जो हमें इमेज विजिबल नहीं है उस तरफ सी है तो इस तरफ लैंड होगा, वहाँ से अगर समुद्री हवाएं काफ़ी तेज अगर आ रही है तो विंड की वेलोसिटी रुक जाएगी इनकी मदद से। एंड इसके अलावा आप एक चीज़ और ऐड कर लेना, एक चीज़ आप लोग और ऐड कर लेना, विंड के अलावा ये जो लिखा हुआ ना हाई वेलोसिटी लैंडवर्ड विंड्स, विंड के अलावा वाटर वेलोसिटी भी रुक जाती है ड्यू टू वेव एक्शन। वाटर वेलोसिटी, वाटर की स्पीड कैसे बढ़ेगी, वेव एक्शन की वजह से ही बढ़ेगी, है ना, वो भी रुक जाती है। उसके बाद ये जो मैनग्रोव है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, समुद्र का पानी कैसा है, समुद्र का पानी कैसा है, अब ब्लू मत बोल देना, सॉल्टी बोलो, हाँ ठीक है तो कहने लगो ब्लू है, सॉल्टी है।
यहाँ पर जो आपको जो पानी दिख रहा है इसके नीचे ये पूरा का पूरा क्या बिछा हुआ है, ये जो जिसके अंदर टर्बिडिटी काफ़ी ज़्यादा है दिख रही है हमें, क्या बिछा हुआ है? रेत है, रेत है, सेडिमेंट है, मड है ना? क्या हम ये नहीं कह सकते अगर ये पीछे से वेव एक्शन चला आ रहा होता और यहाँ मैनग्रोव नहीं होते, ये कोस्टल एरिया के किनारे तो वैसे भी रेत देखने को मिलती है, ये इस रेत को वेव एक्शन उठाता, पूरी की पूरी जो वेव्स हैं वो उठाती, और जितनी ज़्यादा वो तेज़ी से वेव्स आती इस रेत के पानी को और प्लस रेत को पूरे के पूरे सेडिमेंट्स को उठाकर लैंड पे पटकने लग जाती। बताओ। लेकिन जो ये मड का, जो सेडिमेंट्स का जो एक प्रकार से जो रुकावट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मैंग्रोव रिस्पॉन्सिबल है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है जैद, जिसमें वेव्स इतनी तेज़ी से आ ही नहीं पाएंगी, मैंग्रोव यहाँ पर नेचुरल बैरियर की तरह ऐड कर रहे हैं, प्लस ये जो रेत है नीचे, ये जो सेडिमेंट्स हैं ये भी लैंड की तरफ ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगी क्योंकि मैंग्रोव ने इनको होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये जो आप लाइन में पढ़ाने जा रहा हूँ ये मैंग्रोव की तारीफ कर रहा है, कह रहा है मैंग्रोव एक्ट्स एज अ फिल्टर ट्रैपिंग सस्पेंडेड मड। जो ये सस्पेंडेड मतलब फ्री रूप से ही तो घूम रही है ना ये मड, है ना श्रेया? अगर यहाँ पर मैंग्रोव नहीं होते तो और ज़्यादा घूम रही होती इधर उधर, वो तो मैंग्रोव ने होल्ड करके रखा हुआ है एंड इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ट्रैपिंग। ठीक है, इसको ट्रैप करके रखा हुआ है एंड इस मड को भी फिल्टर करता रहता है, क्योंकि देखो ना जो चीज़ यहाँ से पास आउट हो रही है, मड के भी कुछ मान लो कि सेडिमेंट्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग शेप के हैं। कुछ हो सकता है कि पूरी की पूरी वेव एक्शन की मदद से बिल्कुल कहते हैं ना कि झुंड की फॉर्म में आ सकती थी वो मड कोस्टल एरिया तक, कोस्टल किनारे तक, लेकिन वो चीज़ रुक गई। कैसे रुक गई? मैंग्रोव ने मदद करा, मैंग्रोव ने मदद करा उसको रोकने के लिए। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा जो डेल्टा बना है, अच्छा एक लाइन और रह गई है, मैंग्रोव एक्ट्स एज अ फिल्टर ट्रैपिंग सस्पेंडेड मड एंड सैंड, जो कि रिवर्स के द्वारा कैरी होती है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, विच लीड्स टू डेल्टा फॉर्मेशन अराउंड एस्चुरीज। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है वही एस्चुरी वाले डायग्राम से। कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताओ, बोलो। ठीक है, अगर आप इसको दूसरी साइड से देखना चाहते हो ना, एक बात और क्लियर कर देता हूँ। ये तो अभी हम सिर्फ मैंग्रोव वाली साइड से देख रहे हैं, समुद्र की साइड से। हम ना इसको एक उल्टा लेकर चलते हैं, जैसे उल्टा लेकर इन द सेंस बताता हूँ, इसको ऐसे लेकर चलते हैं। हम अभी जो डायग्राम देख रहे थे इससे पहले वाला, वो हम सी वर्ड की साइड से देख रहे थे। अब हम थोड़ा सा लैंड की साइड पे देखते हैं। यहाँ से जो नदी आ रही है ये भी अपने साथ सेडिमेंट्स और सैंड्स और ये सब लेकर आ रही है, मड लेकर आ रही है ना? इस रीजन में मान लो कुछ ना कुछ मैंग्रोव्स हैं। यहाँ पर ये जो मेरा माउस है, इस रीजन में कुछ ना कुछ मैंग्रोव्स हैं। ठीक है, कोस्टल एरिया के किनारे। हम ये भी तो कह सकते हैं ना, यहाँ से आने वाली जो मड है, जो सेडिमेंट्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, क्योंकि हो सकता है जैद कल कोई प्लेन रीजन बनाए, फ्रेश सेडिमेंट डिपॉजिट है नदियों में। अब वो पूरा का पूरा अगर बह जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर वेजिटेशन के सर्वाइवल का। वो मैंग्रोव्स होते हैं जो कि उसको फिल्टर ट्रैपिंग कर लेते हैं, उनकी वो रोक लेंगे। तो ये जो सेडिमेंट्स है वो इतनी आसानी से पूरी के पूरे यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो श्रेया, वो जो सेडिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट रिच, मिनरल रिच जो मिट्टी है, वो एक बार के लिए बस यहाँ पर गिरी, जैसे कि देखो ये गिर रही है, कुछ दिख रहा है हमें, है ना? ये बेकार हो गई। फिर उसके बाद वो यहाँ पर तो कोई आप खेती कर ही नहीं सकते, या फिर यहाँ के पानी को उठाकर आप यहाँ पर इनका मदद ये यूज़ में ले ही नहीं सकते एग्रीकल्चर के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए। सारी की सारी जो प्रोडक्टिविटी है ना, स्पेशली खेती बाड़ी के टर्म्स में, वेजिटेशन के टर्म्स में, वो यहीं लाई करती है सी कीचड़ के अंदर। मानते हो जैद? क्योंकि नदियों के बीच में तो नदियाँ तो देखो कंटिन्यूस फ्लो कर रही हैं, तो वहाँ पर तो आप ये सोचो कि चावल की खेती भी कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ठहराव तो चाहिए ना, नदी तो पुश करती हुई आ रही है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ ठहराव है लेकिन पानी भाई पूरा का पूरा नमकीला है, तो वो तो चीज़ पॉसिबल है नहीं। सिर्फ ठहराव और हाई प्रोडक्टिविटी का रीजन यही बन सकता है। और यहाँ पर जो इस मिट्टी के ठहराव को जो रोकने में जो मदद करेंगे वो मैंग्रोव मदद करेंगे। इसलिए एस्चुरी के साथ साथ ना कदम से कदम मिलाकर मैंग्रोव की तारीफ भी करता चल रहा है।
दोनों साइड से दिखा दी है मैंने आपको मैनग्रोव की कहानी, ठीक है। यानी कि अगर आप श्रेया उस साइड खड़े हो समुद्र की साइड या फिर लैंड की साइड, तो दोनों जगह मैनग्रोव की कहानी मैंने आपको बता दी कि इसकी दो जो इंटरप्रिटेशन निकल सकती है दोनों मैंने बता दी है ना। उसके बाद प्रिसिपिटेशन ऑफ क्ले एंड एलुवियम पार्टिकल्स, ये एक बार बताओ एस्चुरिन रीजन में काफ़ी ज़्यादा हाई होगा ना क्ले और एलुवियम पार्टिकल्स, दिख ही रहा है मैं बार बार जिसको कीचड़ बोले जा रहा हूँ है ना। और ये यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों है, कैसे बढ़ा ये, रीज़न क्या है इसका, एलुवियम और सेडिमेंटेशन यहाँ पर क्यों है इतनी ज़्यादा, रिवर्स कैरी कर रही है। तो एक मैं लाइन बता देता हूँ आपको, एस्चुरिन रीजन के अंदर, या फिर क्या मैं इसको डेल्टा भी बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको रिवर माउथ भी बोल सकता हूं, बताओ ये तीन नेम यूज कर सकता हूं मैं क्या। इसके लिए एक चीज याद रखना, दिस रीजन हैज हाईएस्ट एलुवियम एंड sediment concentration. So they are most productive ecosystems for किस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर वन, हाँ क्योंकि यहाँ पर फैक्टर वन मिलता है तो फैक्टर टू क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर, वेरी गुड। अरे सीना ठोक के बोला करो यार। बट ऑब्वियस ही बात है ना, जहाँ पर हाईएस्ट सेडिमेंट कंसंट्रेशन है, एलुवियम कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो खेती बाड़ी रीजन के लिए वो काफ़ी अच्छा हो गई। तो ये भी चीज़ याद रख लेना, जो लिखा हुआ था ना, जैसे पहली लाइन जो थी मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव पूरी दुनिया के अंदर कोई भी जो रीजन्स होते हैं ना, वो ये डेल्टाइक रीजन्स होते हैं, रिवर माउथ वाले रीजन होते हैं, एस्चुरिन वाले रीजन होते हैं। क्योंकि हाईएस्ट सेडिमेंटेशन एलुवियम कंसंट्रेशन यहाँ पर देखने को मिलती है आपको, मिनरल डिपॉजिट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड ये जो एजेंट होता है वो कौन होता है इन सब चीज़ों के लिए, रिवर्स, ठीक है। वापस आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हाँ ये एडिशनली चीज़ें लिख लेना। अब वापस आओ, क्ले और एलुवियम के जो पार्टिकल्स हैं, इसको एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हो, बार बार अलग से बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्ले एंड एलुवियम पार्टिकल्स सेडिमेंट्स, ठीक है। एस्चुरिन रीजन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन लाइन हमारी क्या है, क्ले और एलुवियम पार्टिकल्स जो कि एस्चुरिन रीजन में मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। जितने ज़्यादा तादाद में वो मिलते हैं उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से उनकी प्रेसिपिटेशन भी होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, बहना, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा, देखना। मुझे एक बात बताओ आगे बढ़ने से पहले, जो लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं जहाँ स्नोफॉल होती है, मैं सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ। सुबह जब उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है, वो अपने साथ एक क्या चीज़ कैरी करते हैं दरवाज़ा खोलने के साथ ही, क्या बोला आपने, हाँ शोवल, ठीक है। अब वो, लेकिन आप वहाँ तक मार्केट नहीं जाओगे ना, मुझे मेरी बंदी से मिलने जाना है श्रेया, अब मैं वो सोचे कि मारने आया मुझे, है ना, क्यों जैद, अच्छा लगेगा मैं से कहूँगा,
वो सोच जरा लड़ाई वाला सीन और वो शॉवल देखने मेरे हाथ में वो कहेंगे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वेरी गुड। नमक के डब्बे कैरी करते हैं एक्चुअली, वो एक ना जैसे हम लोग स्प्रिंकल करने के लिए वो घुमाते नहीं है जैसे रेस्टोरेंट में रखे रहते हैं, तो वो कैंस कैरी करते हैं नमक की अपने साथ, जिसको वो आराम से जेब में रख भी सकें। अब मुझे एक बात बता दो ज़रा, इससे क्या हो जाता है, नमक जो हम लोग रखते हैं इससे क्या जो नमक को जो हम यूज़ करते हैं इससे क्या हो जाता है? कुल मिला के बर्फ़ क्या हो जाती है? बर्फ़ पिघल जाती है। अब क्या होता है यहाँ पर देखो, यानी कि ये जो बहाव है ये नमक की वजह से तेज़ हो जाएगा ना। तो क्या होता है यहाँ पर, अब लाइन पढ़ो, प्रेसिपिटेशन ऑफ क्ले एंड एलुवियम पार्टिकल्स जो होते हैं उनका प्रेसिपिटेशन एस्चुरिन रीजन में काफ़ी हाई होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें यहाँ पर एलुवियम और सेडिमेंट के डिपॉजिट भी उतने ज़्यादा मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो है नमकीलापन, खारापन आपको हर एक जगह पूरे के पूरे चारों दिशाओं में देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि ये रीजन सलीन वाटर से एक्सपोज होता रहता है, इसलिए होता रहता है क्योंकि यहाँ पर सी वाटर है बगल में, है कि नहीं, ये रहा सी वाटर। तो सलीन वाटर प्रिसिपिटेट्स फाइन एलुवियम, ये इसकी टेंडेंसी होती है। नमकीला पानी फाइन एलुवियम को बहाने में ज़्यादा मदद करता है। अब आप ये चीज़ समझ गए कि जब रिवर्स जो है वो लैंड के रास्ते से जाकर निकलती हैं, पहाड़ों से होते हुए जब वो जा रही हैं, तो वो फाइन एलुवियम को डिपॉजिट जब कर देती है इधर उधर, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं होती। लेकिन ये प्रेसिपिटेशन कब हावी हो जाएगी, कब ज़्यादा बहुत तेज़ हो जाएगी? कोस्टल रीजन में, या फिर जो लैंड है ना जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? रीज़न इसका बेसिकली है कि जिस रीजन से होकर वो गुजर रही थी रिवर, तब तक तो एलुवियम डिपॉजिट हो रहे थे, लेकिन जहाँ पर जाके उसका किनारा आ गया है, दैट पॉइंट इज रिवर माउथ पॉइंट, जहाँ पर सी वाटर भी है। एंड सी वाटर के अंदर वाटर कैसा है? हाईली सलाइन वाटर। एंड सैलिनिटी वाले वाटर की या फिर नमक की एक खास बात क्या पढ़ी आज हमने? इट हेल्प्स इन दी प्रेसिपिटेशन। उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना? बताओ, कोई वो तो नहीं लग रहा? जो एस्चुरीज है वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं एंड रिसाइकिल करते रहते हैं। अब स्टोर करने वाली बात तो देखो समझ में आ जाती है, रिसाइकिल कैसे? पीछे नदी जो है वो रुक थोड़ी ना गई है, बार बार लाके सेडिमेंट्स को पटकेगी कि नहीं पटकेगी? कॉन्टिन्यूस सप्लाई होगा कि नहीं होगा? आई एम सेइंग कॉन्टिन्यूस सप्लाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसकी वजह से होगा क्या? सेडिमेंट्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे एंड इट विल एक्ट एज अ बफर। किसके लिए? बिटवीन कोस्टल कैचमेंट एनवायरमेंट एंड मरीन एनवायरमेंट। कुल मिलाकर बात वो यही कर रहा है कि रिवर माउथ वाले पॉइंट की प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी हाई होगी सेडिमेंट्स का, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है। एग्रीकल्चर के लिए अच्छा लैंड ये बन सकता है, एंड यहाँ पर आपको रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे मिलेंगे, मरीन रिसोर्सेज। अब ये वाला जो पॉइंट है जेड के, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, रिसाइकल होते हैं, सेडिमेंट्स ट्रैप होते हैं, ये कोस्टल कैचमेंट रीजन के लिए और मरीन एनवायरनमेंट के लिए बफर की तरह ऐड करता है। यानी कि यहाँ पर क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि मिनरल्स का डिपोजिशन प्लस फ्लोरल डाइवर्सिटी एंड फॉरल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो इसी पॉइंट को लेकर जाकर मैं यहाँ पर इससे ये चीज़ डिराइव कर सकता हूँ ना कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होगी, है ना? वो अभी हम देखते हैं कैसे होगी। इसके अलावा जो एस्चुरीज है दे ऑल्सो एब्जॉर्ब, ट्रैप एंड डिटॉक्सिफाई पॉल्यूटेंट्स। तो एक नेचुरल वाटर फिल्टर की तरह ऐड करते हैं। ये किसकी मदद से कर पाते हैं? इधर ऐसा क्या है, अपने आप में तो कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आप ही कैसे डिटॉक्सिफाई कर लेगा पॉल्यूटेंट्स वगैरह को?
वेरी गुड। इसके लिए जो हेल्प करता है, इसका जो एजेंट है सबसे बड़ा, इनकी प्रेजेंस हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एस्चुरीज के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। एस्चुरीज जो है, दे आर द मोस्ट हेविली पॉपुलेटेड एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, इसके पीछे एक रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लगभग दुनिया की 60% जो जनसंख्या है वो एस्चुरीज और कोस्टल रीजन के किनारे ही रहती है। क्यों? ये रीजन किस चीज़ में, यहाँ लोगों को इतना क्या पसंद आ रहा है कि हनीमून मनाने को मिल रहा है यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, रोमांस से ज़्यादा खाना इंपॉर्टेंट होता है यार। नहीं, रोटी ना मिले किसी को तो रोमांस कहाँ जाएगा? कह रही हाँ सर। तो एस्चुरीज जो है, दे आर द मोस्ट हेविली पॉपुलेटेड एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड। लगभग 60% जो दुनिया की जनसंख्या है पूरी की पूरी, वो एस्चुरीज के किनारे, कोस्टल रीजन के किनारे रहती है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी करना काफ़ी आसान होता है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। एस्चुरीज के अंदर जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे अलग अलग तरह की एस्चुरीज आप मान लो, लाइक वेटलैंड्स, क्रीक्स, लगून्स, मैनग्रोव एंड सी ग्रास बेड्स। अब तो आप ये सारी टर्म्स जानते हो ना? अब तो जानते हो पूरी की पूरी टर्म्स ये काफ़ी रिच होती है अपने नेचुरल रिसोर्सेज में, इंक्लूडिंग फिशरीज। एंड जल्दी मुझे फटाफट से बता दो, फिशरीज का सिर्फ अगर मैं फिशरीज की बात करूं तो उसके पीछे रीज़न क्या है यहाँ पर? मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर प्लस सलीन वाटर जो है वो यहाँ पर मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कि ये वाली फिशेस फ्रेश वाटर वाली यानी सलीन वाटर वाली, सही बनाई है श्रेया मछलियाँ मैंने? तो फ्रेश वाटर और सलीन वाटर वाली जो ये है स्पीशीज़ हैं फिश की, वो दोनों की दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, एंड आपने क्या रीज़न दिया है किसका, इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है इफेक्ट? प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद दे आर डीप एंड वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम मरीन ट्रांसग्रेशंस। अब ये मरीन ट्रांसग्रेशन क्या होता है? वैसे अगर मैं आपको ट्रांसग्रेशन वर्ड का मतलब दिखाऊं ना, तो इसका मतलब होता है कानून तोड़ना। देखो नॉर्मल वर्ड में इसका मतलब होता है एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट अ लॉ, रूल और कोड ऑफ कंडक्ट, एक ऑफेंस, क्राइम, सिन, रॉन्ग डूइंग कमिट कर देना। लेकिन अगर मैं इसके आगे ये जो लिखा हुआ है ना मरीन ट्रांसग्रेशन, इसका मतलब अलग होता है। तो आप ऐसा मत सोचा ना कि यहाँ पर कोई किसी कानून को तोड़ने की बात चल रही है कि दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मरीन ट्रांसग्रेशन, कि आप ये सोचने लगो कि यहाँ पर तो कानून तोड़ा जा सकता है, ये से प्रोटेक्टेड है यहाँ पर। नहीं, इसका मतलब बेसिकली ये है, यहाँ पर क्या है कि जो सी लेवल है ना, मरीन ट्रांसग्रेशन एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पर जो सी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एंड द शोर लाइन मूव टूवर्ड्स हायर ग्राउंड। कुल मिलाकर समुद्र आप ऐसा समझो, समुद्र का जो पानी है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना श्रेया, वेव एक्शन की मदद से वो लैंड की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बेकार हलचल लैंड पे होगी। ठीक है, ये उस चीज़ से प्रोटेक्ट होते हैं। क्यों प्रोटेक्ट होते हैं? कौन बैरियर की तरह एक्ट कर देता है कि मरीन ट्रांसग्रेशन नहीं होगी? जल्दी बताओ। अगेन इनका दोस्त मैनग्रोव्स। एंड मैनग्रोव में ऐसी क्या खास बात है, क्या खास बात है कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें रुक जाती हैं? उसकी रूट्स, और रूट्स को हम लोग कैसे बोलते हैं उसके? एंटेंगल्ड रूट्स। एंटेंगल्ड मतलब ये उलझी हुई। ठीक है, हेंस दे आर आइडियल लोकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर।
ये उससे प्रोटेक्ट रहते हैं ना, शिप वगैरह है। एक बार बताओ, जहाँ पर वेव एक्शन बहुत है तो एक बार मान लो कि ओशन है, जिसमें एटलांटिक ओशन है, बीचों बीच में जाकर उसके हम लोग पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर देंगे क्या, शिप हार्बर बना लेंगे क्या, बताओ जद। नुकसान वाली बात नहीं है बहुत ज़्यादा। शांत कंडीशन चाहिए ना हमें। गुजरात में, मुंबई में, बे ऑफ बंगाल में, मद्रास में, केरला में, जहाँ पर भी ये छोटे छोटे शिप्स जो या बोट जो बनती हैं या हार्बर है, शांत पानी होता है उसके लिए, या फिर बहुत एग्रेसिव पानी होता है कि डेली के डेली सुनामी आ रही है, साइक्लोन आ रहे हैं, नुकसान भी तो हो सकता है ना उससे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मरीन ट्रांसग्रेशन का मतलब, अब आप समझ गए, वेव एक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। एंड उसी की वजह से क्या हुआ है, यस, पोर्ट एंड हार्बर्स की कंस्ट्रक्शन हुई है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ज्योग्राफी में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, देश की कोस्टलाइन कैसी हो तब भी पोर्ट्स और हार्बर्स की कंस्ट्रक्शन आराम से हो जाती है। इंडेंटेड। इंडेंटेड का मतलब क्या होता है? जिगजैग वाली। इससे होता क्या है श्रेया, ये जो अगर कोस्टलाइन अगर कोई सीधी ऐसी हो, ये ऐसे करके जा रही हो, यहाँ पर वेव एक्शन ना काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकता है डिस्ट्रक्शन में। लेकिन जिगजैग में क्या है, एक प्रकार से रुकावट जो है वो बाधा जो है वो मिल जाएंगी। जैसे सी एक्शन है कोई भी, वो यहाँ से हो रहा है, अरे कोई भी सी एक्शन है वो इस जगह से हो रहा है, यहाँ से। अब वो पूरा का पूरा कोस्टलाइन को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इसकी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा पॉइंट पॉइंट पे। तबाही नहीं ला सकता वो यहाँ पर इंडेंटेड कोस्टलाइन की मदद से, लेकिन तबाही यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ सकती है। इधर इधर जिगजैग कोस्टलाइन में नहीं आ सकती, बिकॉज वो भी एक प्रकार से रुकावट ही है। 6th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर गिवन है ये चीज़, मैंने डिस्कस करवाई थी। इस डिस्कस में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।